नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ भी होगी, नेशनल न्यूज़ भी होगी और कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन बाय द एंड ऑफ द डे आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेंगी और आप आगे भी फैलाइएगा, क्योंकि ये एक अवेयरनेस सेशन भी है। आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है। मैं मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के खास मेहमान से, मिस्टर सफ्तर शाहीन पीरज़ादा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप एडवोकेट हैं, लेकिन एडवोकेसी वाले सवाल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में 2025 का ज़माना है और हमें नहीं पता कि हमने किस तरह से अननोइंगली टेक्नोलॉजी में कदम रख लिया। सोशल मीडिया की बात करते हैं या डिजिटलाइज्ड ईरा की बात करते हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स की बात करते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम सभी उससे मुतासिर हैं। हम सब के मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास हैं। पूरी दुनिया आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं किस तरह से ये फैक्टर जो है वो हमें कंट्रोल कर और हम लोग इन्फ्लुएंस्ड है। सर, क्रक्स ये है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हम कह सकते हैं पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी है। स्पेशली जब बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों पर आज हमारा फोकस है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे और आपकी राय लेना चाहूँगी कि जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, क्या आपको कभी ऐसा मालूम हुआ कि आपने कब इस दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख लिया अननोइंगली? जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ ना चलें तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों का फ़र्क नहीं समझ पाते तो मीनिंग देयर बाय कि आप दोनों को कहीं ना कहीं विक्टिम होंगे, मिसयूज़ करेंगे उसको और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेंगे। और इस इशू में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम बनता है वो बच्चा बनता है कि जो नया नया टेक्नोलॉजी में कदम रखता है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। टेक्नोलॉजी एक लफ्ज़ नहीं है, एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है जिसके अपने असूल हैं, अपने ज़वाबित हैं। और एक दफ़ा आप उसमें दाखिल हो जाएं तो फिर आपको वापसी निकलने में प्रॉब्लम होती है। वो आपको वहाँ रोक लेती है अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपने ग्लैमर की वजह से, अपनी अट्रैक्शन की वजह से। आप वो चीज़ें देख सकते हैं एक गाँव में बैठे हुए, एक दूर अफ्तादा डेरे पे बैठे हुए, जो एक शख्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या लंदन या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी या ज़ुरिख में बैठा देख रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन लोगों को उस जगह पे पहुंच के उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का भी पता हो, जो कि बदकिस्मती से हमें उसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं करते और ना उसकी ट्रेनिंग ली है, ना स्कूल ने बताया, ना कॉलेज ने बताया, ना हमें उस लेवल की हमारे यहाँ लेजिस्लेशन हुई, ना हमें उस लेवल की ट्रेनिंग दी गई। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत लिमिटेड। ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मेरा यूज़ होता है और व्हाट्सएप इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो मेरे एसोसिएट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए, अपने स्टैनों के साथ कम्युनिकेशन के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और वो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैं कोई बहुत अच्छा IT एक्सपर्ट नहीं हूँ। सर, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी एक आर्ट है। प्रोफेशनलिज्म की जब बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है हम सब की ज़रूरत है, हम सब की मजबूरी है कि हमने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वी हैव टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट। लेकिन सर, इसकी आपने बात की है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, सोशल मीडिया के हैं। जब मैं बच्चों की बात करती हूँ तो आप ये बताइए कि जेन ज़ी, अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन और ऑन सो ऑन, अभी तो आगे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमने देख रही है, हमने विटनेस करनी है। आप क्या इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं आज के ज़माने के या आज के ज़माने के बच्चों के और पिछले ज़माने के जो बच्चे थे या 90s के एरा के, कि उस वक्त और इस वक्त में इस वक्त बहुत डिफरेंस आ चुका है? ज़ाहिर है स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों ने ये जो अडॉप्ट की है अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया ऐप्स पे जो आ चुके हैं, जो इतना इन्फ्लुएंस चल रहा है, जो उनके माइंड कंट्रोल हो चुके हैं, क्या ये रुक सकता था या क्या ये फैक्टर कंट्रोल हो सकता था, या आपको लगता है कि नहीं, गो विद द फ्लो, ये चीज़ अडॉप्ट होनी चाहिए लाइफ में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कंट्रोल करते तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तबाह हो जाएगी। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक वक्त था जब माएँ जो है ना बच्चों को लोरी सुनाया करती थी, उसको खिलाया करती थी झूले में। अब माएँ झूलों को लोरी नहीं सिखाती, झूले के ऊपर एक डंडा लगाती हैं, कोई झूले भी मारते हैं, उसी तरह के उसके ऊपर मोबाइल लगा के उसको लगा देती हैं।
आपने सबसे पहले बच्चे को जो इंट्रोडक्शन है वो मोबाइल की दे दी, और आपने ये नहीं सोचा कि जब ये बच्चा इसका अकस्टमर टू हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या इस बच्चे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने बच्चे को प्रॉपर खेलना नहीं सिखाया, आपने झूले से ही जब उसकी 1 3 4 5 में वहां से आपने उसको शुरू कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया कि उस बच्चे के लिए वो जो मोबाइल है वो एक पार्टनर के तौर पे उसके पास आ गया है। माँ उसको टाइम नहीं दे पा रही और वो उसके तहत जो है ना अपना काम करना चाह रही है, और उसने मोबाइल पे लगा दिया और वो बच्चा देख रहा है। अब उसका माइंड, उसकी आईज, उसकी साइकोलॉजी उसकी उस तरह कस्टमर टू हो चुकी है, जिस तरह एक नशई जो है वो नशा नहीं अगर उसको मिलता तो वो परेशान हो जाता है, चीखता चलाता है। जब बच्चे को आप मोबाइल नहीं दे रहे तो वो चीखता चलाता और होना शुरू कर देता है। नतीजा ये है कि आप फिर उसको एक गलती पे आप दूसरी गलती कर रहे हैं कि पहले आपने उसको गलत हैबिट्स लगा दी, बना दी उसकी। अब आप उसको ये चाह रहे हैं कि वही जो मोबाइल वो उसको मैंने नहीं देना था, आपको थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ज्यादा है, उसने रोना शुरू कर दिया, आपने वही मोबाइल उसको दोबारा दे दिया। यानी आप गलती पे गलती किस लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक आप खुद नहीं निभाते तो आप ये कभी भी ना सोचें कि आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि बच्चा सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल शुरू से अगर पेरेंट्स लगा देते हैं या कोई सीनियर लगा देता है घर का, तो वो उसके साथ एडिक्शन हो जाती है उनको, और अननोइंगली उनको मालूम ही नहीं होता। बिकॉज किसी चीज़ के साथ आप एक्स्ट्रा अटैच हो जाए या एक्सेस, मतलब ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन बच्चे को आपने दे दिया जो महीने का है या 1 ईयर या 2 ईयर का है, तो वो तो ज़्यादती है और वो उस बच्चे का तो कसूर है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन सर, हम बात करते हैं आज के पेरेंट्स की या चले आज की नौजवान नस्ल की। पेशेंस लेवल क्यों नहीं है? हम देखते हैं एग्रेशन ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये जो एंगर इश्यूज़ हैं, ये जो इम्पेशेंट एटीट्यूड है, ये तमाम चीज़ें कहाँ से उजागर हो रही हैं? ये तमाम चीज़ें कहाँ से हर नेचर में आ चुकी हैं? हर किसी के हम देखते हैं सेल्स में ये तमाम चीज़ें क्यों हैं? वाई एवरीवन इज सो फ्यूरियस एट एवरीथिंग और एनीथिंग अराउंड? क्या ये सोशल मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से, ये मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं इस वजह से है, या ये नेचर ही ऑलरेडी होती है और इनका कोई और तरीका है इनको स्नब करने का? वेल, बेसिकली इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द काज़िज़। जो पेशेंस है ये पेरेंट्स ने बच्चों को टीच करना है। हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा था। वो इसलिए पेशेंस ज़्यादा था कि अगर बच्चे आपस में झगड़ते हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या डिस्प्यूट हो गया तो किसी बड़े ने बीच में आना है, उन्होंने उसको जो है रिजॉल्व कर देना है और डिस्प्यूट खत्म हो गए, बेहतर हो जाएंगी। लेकिन यूनिसेलर फैमिली में हर बंदा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो गई, उसकी कल्चरल हेरिटेज खत्म हो गई है, आपस में नेगोशिएशन जो है खत्म हो गई है, आपस में बैठना खत्म हो गया है। अब अगर घर में गेस्ट भी आते हैं तो आप देखिए, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं ना, तो वो 10 में से 10 के 10 आपने जो है वो मोबाइल दी हैं। किसी ने दूसरे के साथ रस्मन गुफ्तगू की है, हाँ जी आप कैसे हैं, कैसे चले, कैसे पहुंचे, इसके बाद हर बंदा अपने मोबाइल पे लग जाएगा। या दूसरी चीज़ ये पूछेंगे, आपके साथ वाईफाई है आपके पास, या वाईफाई का पासवर्ड क्या है। या तीसरी चीज़ ये कि आप फेसबुक पे किस नाम से हैं। मीनिंग देयर बाय कि एक बच्चे ने 10 अकाउंट बनाए हुए हैं और वो 10 अकाउंट में से एक भी ओरिजिनल नहीं है, और उसको आप घर से स्टार्ट से गलत तरबियत मिल रही है। और वो क्यों है कि वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनमें कहा जाता है ना कि फेसेस बट अ पिक्चर ऑफ गैलरी। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये कहा था, पिक्चर ऑफ गैलरी से आप गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। गुफ्तगू के लिए तो आपको वही फेसेस चाहिए जिनके साथ आप हैं या फेमिलियर होना चाह रहे हैं, या जिनके अंदर आप झांकना चाह रहे हैं, जिनकी लाइफ में कि आप देखना चाह रहे हैं या वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने ये किया कि हमारी तमाम की लाइफ को अलग-अलग कर दिया, और नतीजा ये निकला कि हम सोशल मीडिया के होके रह गए। हमने अपने रिलेशंस को, अपनी रिश्तेदारी को, अपने ब्लड रिलेशन को, कॉन्सेंगुइन रिलेशन को, दोस्ती यारी को ख़त्म कर दिया। एक वक्त वो था कि वीकेंड पे लोग इकट्ठे होते थे
और आपस में दुख सुख बोलते थे, वो खत्म हो गया। फिर इसी एक अगला जो बेसब्री का सबसे बड़ा एलिमेंट है कि दुनिया का कोई भी जो रिलीजन है ना, इधर इट इज अ मैन मेड और गॉड मेड। माशाल्लाह वी आर मुस्लिम, वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हम गॉड मेड एक डिवाइन रिलीजन है, उसके पैरोकार हैं। तो किसी भी रिलीजन में देखें तो सबसे बड़ी चीज उसमें उम्मीद है। बंदा गुस्से में कब आता है? जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। इम्पेशंस कब आता है? जब उसको आगे अंधेरा नजर आता है। इम्पेशंस कब होता है? जब उसको आगे कोई लाइट नहीं है, तो वो देखता है कि मैं शायद इसमें लूजर हो जाऊंगा या मैं पीछे रह जाऊंगा। और जो रिलीजन है वो आपको उम्मीद देता है, और गुस्सा करने को बिल्कुल सख्ती से तदीद की है रिलीजन ने, पर्टिकुलरली इस्लाम ने, कि गुस्से से काम नहीं लेना और अदम बर्दाश्त को इंतहाई जो है डेप्रिकेट किया इस्लाम ने। बर्दाश्त को इसीलिए कहा गया है कि आप किसी भी एक्सट्रीम में ना जाएं। आप बहुत अच्छे अगर बनने की कोशिश करेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, बहुत बुरे बनने के तब भी। इन एक मॉडरेशन, एक जो इन बिटवीन रास्ता है इस्लाम को दिया है कि उस रास्ते को आप फॉलो करें, और उस रास्ते को फॉलो करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो आगे बढ़ेगी वो एक बड़ी पोस्ट किस्म की और अच्छी पर्सनैलिटी होगी, और उससे आप अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे, अपनी लाइफ को बढ़ाते जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होगी, आप रोल मॉडल बनेंगे। हर पेरेंट या हर फादर या हर मदर अपने बच्चे के लिए सबसे पहला रोल मॉडल है। दूसरा रोल मॉडल उसका टीचर है। अब बदकिस्मती से टीचर्स को तो हम वो मकाम देने के लिए तैयार ही नहीं है जो है, उसमें कुछ टीचर्स का भी रोल है, लेकिन पेरेंट्स का रोल तो वही है। पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना ही बनना है, वो नोइंगली या अननोइंगली। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों वो रोल मॉडल नहीं बन रहे या नहीं बनेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि बच्चे रारवाई की तरफ बढ़ जाएंगे। आप उनको खुद टाइम नहीं देंगे, आप उनसे गपशप नहीं लगाएंगे, आप उनसे के साथ मिलके खाना नहीं खाएंगे, आप उनको टाइम नहीं देंगे, आप उनकी परवरिश और ग्रूमिंग रोल प्ले नहीं करेंगे। आप ये समझेंगे कि मैं एक ब्रेड विनर हूं तो मैंने सारा दिन काम करना है, तो बस घर की जिम्मेदारी मेरे पे कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर की जिम्मेदारी आप पे थी, आप पे है, आप पे रहेगी। अगर आप ऐसा करेंगे, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, 20 25 30 साल, और उन्होंने दे मिंटेड अ मनी, दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, दे वर्क लाइक अ मशीन विदाउट जिसे कहते हैं कि इमोशंस। अब वापस आए हैं तो बच्चे उसको बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको एक्नॉलेज करने को तैयार है, ना रिकग्नाइज करते हैं। वो बच्चों के लिए एक एटीएम बन गया। जब बच्चों को जरूरत हुई उसने कहा जी इतने पैसे दे दे, वो पैसे दे दिए। अब वो बच्चे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो किसी और जगह से पूरी करने के लिए दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। बाप जो है वो खुद डिप्रेस है, और नतीजा क्या निकला कि पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो तबाह हो गई। और अगर बच्चों को आप प्रॉपर डील करना चाहते हैं तो आज आपको अभी से जो सोशल मीडिया के हैजर्ड्स हैं उनसे आपने खुद भी आपको पता होना चाहिए, और आप उनसे नबर्द आजमा होने के लिए आप आज से तैयार हो जाएं और बच्चों को बताएं कि जो सोशल मीडिया है इसके हैजर्ड्स ज़्यादा है, इसके फ़ायदे कम हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बच्चा है आज वो फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गया है, जो कि आज से कोई 1-2 डिकेड पहले मैदान होते थे खेलों के, वो आबाद थे, अब वो खत्म हो गए। अच्छा, अब हर बच्चा जो है यही पे मैं आप यही से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, वो भी आप इसमें अपनी गुफ्तगू में फरमाइएगा। सर आपने कहा हैजर्ड्स ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि चले वो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको पता है कि हाउ टू यूज़ इज़ एन आर्ट, और इसको किस तरह से बैलेंस तरीके से लेके चलना है तमाम इस टेक्नोलॉजी को, उनके लिए तो मेरे ख्याल से इक्वल है ना फ़ायदे नुकसान। अब जो इसको तरीके से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको आइडिया नहीं कि किस तरह यूज़ करना है, उसके लिए तो नुकसान ज़्यादा है, एंड इट्स ऑब्वियस। तो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं या जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जिनके बच्चे इनके हाथ से निकल चुके हैं बिकॉज सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स उनके हाथ में 24 घंटे हैं, उनके लिए तो नुकसान ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो आप पहले तो मुझे ये बता दें कि उनकी ज़िंदगी में क्या निगलेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, जिसकी मद में उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपने सामने रखी हुई 24 घंटे, और दूसरे लोग, दूसरा पूल परसेंटेज, एक टारगेटेड ऑडियंस जो इसको बैलेंस तरीके से चलती है, उनकी ज़िंदगी में कैसे रिफॉर्मेशन आ रही है, ताकि हम उसको एक एग्जाम्पल सेट कर सकें उन लोगों के लिए जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। वो प्लीज़ ऐड। आप देखिए, सबसे पहले तो बच्चा जो है ना साइकोलॉजिकली कस्टमर टू हो चुका है,
सोशल ऐप्स का, मोबाइल का, वो चाहता है, वो समझता है कि मेरा सारे का सारा सोल्यूशन यही है। वो अनफॉर्चुनेटली इस एक डिवाइस को अपना दोस्त, अपना कंपेनियन, अपना साथी, अपना पार्टनर समझ चुका है। आप जिस चीज़ को जो उसकी अहमियत है उससे ज़्यादा अहमियत देंगे तो वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी, वो नुकसान देगी। यही जो है ना अननोइंगली जो बच्चे हैं उन्होंने ये किया हुआ है। उसके बाद उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में उनसे दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, रिलेटिव से मिलना, वो ख़त्म हो गया। फिर उनकी जो कल्चरल हैबिट्स हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई। नतीजा क्या निकला कि आपने डायरेक्ट जो है ना वो मॉडर्न वर्ल्ड का कल्चर अडॉप्ट कर लिया। आपका जो अपना कल्चर था वो आपका बिल्कुल पीछे रह गया, आपने उसको छोड़ दिया। ना पेरेंट्स ने इस पे केयर की, ना हमने उनको एजुकेट करने की कोशिश की, और वो अननोइंगली उसी को फॉलो करते रहे जो उनको ऐप्स में मिला। और ज़रूरत इस अमर की है कि आप साइकोलॉजिकली उनके साथ जो है ना डिस्कशन करें और उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। अब देखिए हर घर में कुछ ना कुछ जगह, किसी के पास छत में है, किसी के पास कमरों में है, तो आप बच्चों को अपने साथ लगा के वहाँ पे उनके साथ एक्सरसाइज करें, उनको नमाज की तरफ लेके आए। नमाज एक फरीज़ा भी है और साथ एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है। जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है। नमाज के जितने भी जो है ना क़याम है, रुकू है, सजूद है, अत्ताहियात में बैठना है, ये सारी चीज़ें लोग जिम में जाके करने को तो प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर इसको ये घर पे भी कर लें तो ये वही जिसको हम योगा कहते हैं, ये योगा के ही आसन हैं और इसको आप घर पे कर सकते हैं। तो बेहतर ये है, ज़रूरत इस अमर की है कि आप इसको जो है ना घर पे करें और घर पे करके आके फिर इसको आगे प्रोसीड करें। और अगर बच्चों को साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके तहत बच्चे आपके जो है ना आपका सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल उनका जो इम्पैक्ट नेगेटिव जा रहा है वो आपको मिलता जाएगा। तो उसके नतीजे में बच्चे सोशल से दूर हो जाएंगे। उनको फिजिकल एक्टिविटी में लेके आएँ, उनको स्पोर्ट्स में लेके आएँ, उनके साथ इंटरेक्शन आप अपना बढ़ाएं। जब तक आप अपना इंटरेक्शन उनके साथ नहीं बढ़ाएंगे तो वो कभी भी किसी भी तरीके से सोशल ऐप से दूर नहीं होंगे। अगर जब आप ये चाहते हैं कि वालिदा ने घर का काम करना है, बच्चों को टीवी पे कार्टून लगा देगी, मोबाइल पे कार्टून लगा देगी, तो फिर वो जो है वो नहीं होगा। माँ को ये चाहिए कि खुद उनके साथ बैठ के कार्टून देखे, खुद उनके साथ बैठ के उनको टाइम दे। ये उसकी अगर वो ये माँ ये समझ रही है कि मैंने ये करके घर का काम कर लिया है तो वो उसको छोड़ दे, वो ऐसे नहीं चलेगा इस तरह कि माँ दोनों चीज़ों को बैलेंस करेगी। जैसे आपने कहा कि क्या इसको बैलेंस करना चाहिए, जब तक माँ बैलेंस नहीं करेगी तो उतनी देर तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। माँ बाप दोनों मिलके बैलेंस करेंगे। बाप ने बाहर का भी करना है, रोजी रोटी करनी है, और वालिदा ने उसको साथ घर का करना है। दोनों मिलके उसको टाइम देंगे तो फिर ये पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इन जितनी भी ये इसके हैजर्ड्स हैं, इसको 1 to 1 करके हम अगर करेंगे तो वो फिर ही जो है ना उसमें से निकल पाएंगे। अगर 1 to 1 करके दोनों पार्टनर्स मिलके नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो सकेंगे आप। सर आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि आज की जनरेशन के जो टीनेजर्स हैं, या वो बच्चे जो 20s में स्टेप इन होने वाले हैं, या वो बच्चे जो 25 क्रॉस करने वाले हैं, या 12-13 साल की उम्र से आगे, ज़ाहिर दे आर गोइंग टू ग्रो ओल्डर ऑब्वियसली, वो तो समझदार बच्चे हैं, वो अपना अच्छा बुरा टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अभी समझदारी की एक वो हम कह सकते हैं फेज़ में वो शुरू हो चुके हैं। उन पर खुद भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि चलिए पेरेंट्स ने तो देखना है अंडर 10 के बच्चों को या अंडर 12 के बच्चों को, लेकिन दोज हु आर टीनेजर्स एंड इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज वेल, क्या वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या उन्होंने अपने लिए आप कोई ऐसा बता सकते हैं जैसे शेड्यूल होता है या कोई फ्लो चार्ट, कि वो बच्चे खुद से भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्या करें अपनी भलाई के लिए? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अगर आप वो खुद करना शुरू हो जाएगा तो हम उसको बच्चा क्यों कहेंगे? आप मुझे ये बताएं, वो वही बच्चा है जो अभी जिसका आपने कहा अंडर 10 है और वो वही गया ना ट्रेनिंग, तो उसको वही मिली हुई ना पहले जो गलत है, तो वो सही कैसे होगा? ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस बेसिक ट्रेनिंग को, ज़रूरत इस अमर की है कि स्कूल से इसकी जो है उसकी जो है ना शुरू किया जाए, कि स्कूल में टीचर बताए
कि ये जो सोशल मीडिया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या एआई है, इसको कैसे यूज़ करना है। हमारे स्कूलों में वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में तो आज तक वही ऑब्सोलीट किस्म की चीज़ें हैं, वही मुतालिया पाकिस्तान है, वही उर्दू है, वही इंग्लिश की 3-4 जो है ना मिस्टर चिप्स वाली स्टोरीज़ हैं। वो शायद उस वक्त अपने वक्त के मुताबिक थे, वो ठीक थी, लेकिन अब वो शायद इस वक्त की ज़रूरियात को वो पूरा नहीं कर पा रही। तो जब इस वक्त की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप उस सिलेबस को चेंज करें। जब तक आप सिलेबस को चेंज नहीं करते, करिकुलम के चेंज नहीं करते, तो वो बच्चों की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी। जी प्लीज़। जी थैंक यू सर। सर आपने बिल्कुल ठीक बात की और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि स्कूल में सिलेबस जो है उसके या करिकुलम जो होता है उसमें ये एडिशन होना चाहिए अवेयरनेस का। तो मेरा पॉइंट भी यही है कि सर हम बात तो कर रहे हैं कि उन पेरेंट्स की कि जिन्होंने बच्चों को बचपन से लगा दिया और उनके जो आदतें वो पक्की हो चुकी हैं, लेकिन सर हम यहाँ पे इसलिए भी तो गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुछ अवेयरनेस इन बच्चों तक डायरेक्ट भी पहुँचेगी। और हमारा काम है कि जो सोशल मीडिया यूज़र्स ऑलरेडी हैं, टीनेजर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उन तक हमारी वीडियो पहुँचेगी, वो भी हमारी वीडियो को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो सर ये अवेयरनेस सेशन तो उनके लिए डायरेक्ट भी है। तो अगर आप फिर भी उन्हें कुछ कहना चाहें कि फॉर देम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, ताकि वो खुद भी इस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि वो जो एक्सेसिव यूज़ है उनके हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन्स का या 10-15 सोशल मीडिया ऐप्स का और स्क्रीन टाइमिंग जो उनकी इतनी ज़्यादा है, और दूसरी जानब वो फिर अपने आप से सवाल करते हैं कि एग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कैसे हो रहा है, या भूख नहीं लग रही, या जो आपका सोशल सर्कल है वो इतना स्क्वीज्ड क्यों है। या दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो मतलब आप किससे गुफ्तगू करें, या आप अपना इनर सेल्फ किसके साथ शेयर करें, या पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप क्यों है, ये बच्चे वो खुद भी तो समझे ना। हमारा अवेयरनेस सेशन का मतलब ये भी तो है ना। तो अगर आप उन्हें कुछ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में मैसेज देना चाहेंगे तो आप प्लीज़ बताइए। श्योर, मैं सर्टनली मेरे ये जेन में था और मेरे प्रोग्राम के एंड पे मैंने ये करना था, लेकिन इससे पहले अगर जैसे आपने 2-3 चीज़ें करवाई हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं इसकी वो चीज़ें जिसको हमने रेटिफाई करना है वो उसकी एक आपको लिस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत से सवाल हैं आपके साथ मेरे। हाँ नहीं, मैं उसकी एक लिस्ट दे दूंगा, जिस लिस्ट पे हमने इसको सब्सिक्वेंटली कवर करना है। सबसे पहले आ जाता है कि एडिक्शन है, फिर उसके बाद आ जाए कि जैसे आपने बोला एंजाइटी और डिप्रेशन इससे बढ़ेगा क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप सारा कुछ वहां से लेना चाह रहे हैं। राइट राइट, वहां से कंज्यूम हो रहा है और बाकी चीजें निगलेक्ट हो रही है। आप प्लीज बताइए। हाँ यस, और फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, आपके स्लीप टाइमिंग डिस्टर्ब हो गए हैं। स्लीप टाइमिंग इसलिए डिस्टर्ब हो गए हैं कि बच्चे ने मोबाइल बेड पे ले गया, जब मोबाइल बेड पे ले गया तो इतनी मीनिंग देयर पे कि अपने बेड की एक्टिविटी ड्राइंग रूम वाली एक्टिविटी किसी और जगह शुरू कर दी, बेड पे गया मोबाइल, तो वो अभी उसके साथ खेलेगा, नींद पूरी नहीं होगी, स्लीप डेप्रिवेशन होगी, और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सी चीजें, डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। यस, फिर एक और है जो लेटेस्ट चीजें हैं, उसमें है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपने बच्चे ने सोच रहा है कि अगर मैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा हूँ ना, मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मेंटली डिस्टर्ब है कि मुझे कोई लग रहा है कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, हालांकि वो क्लियर नहीं है, एक पैनिक सिचुएशन होती है। राइट, पैनिक सिचुएशन होती है। और फिर उसके बाद कैसे कर सकते हैं, उसको काम डाउन कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली, फिर वो उन ऐप्स पे ज्यादा जाएगा जिन ऐप्स पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो ओपन नहीं हो रही, क्योंकि जहां पे वो फील करेगा कि ऐप बंद है तो देखेगा क्यों इन्होंने बंद की है, मेरे लिए ये खुली हुई होनी चाहिए। फिर उसका आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। फिर जो रीडिंग कल्चर या लाइब्रेरी कल्चर था वो हमने खत्म कर दिया। फिर ऑनलाइन पढ़ने की बजाय ऑनलाइन गेम्स में बच्चा चला गया। फिर उसके बाद जो बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है वो स्क्रूटनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपने उसी तक अपने आप को महदूद रखा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो फ्लडेड इंफॉर्मेशन है, और वो सारी इंफॉर्मेशन कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी। जैसे मास व रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के कोई भी बुक फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट फुल स्टॉप तक पढ़ने वाली नहीं होती। फिर बच्चों के जो आइडियल है रोज पे रोज चेंज होंगे। वो एक फिल्म स्टार को देखेगा कि उसने जो फिक्शनल स्टोरी है कि रातों रात उसने ये कैरेक्टर किया तो वो अमीर हो गया, वो भी उसी तरह करेगा। फिर वो फिक्शनल कल्चर में चला जाएगा, वो कल्चरल चेंज को अपने अंदर समोने की बजाय वो जो कल्चरल फिक्शनल कल्चर है उसमें चला जाएगा।
और वो कल्चर वो है कि जिसके कोई रूट्स नहीं है, जो इसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा, और उस नुकसान का नतीजा ये होगा कि मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल रिलेशनिंग हर चीज जो है ना उसको करना शुरू कर देगा, सोशली आइसोलेट हो जाएगा। जहां तक आपने कहा कि डायरेक्ट उनसे क्या कह सकते हैं हम, सर्टेनली ये बहुत अहम बात है। और जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनसे मेरी पर्टिकुलरली टीनेजर यंगस्टर्स वो ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता आप इसको मोबाइल को छोड़ दें, लेकिन मोबाइल का यूज़ आप देखें, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को स्केड्यूल करें। आपने सोना कितने घंटे है, आपने खेलना कितने घंटे है, आपने पढ़ना कितने घंटे है, उसी हिसाब से आप देखें कि आपने मोबाइल कितने घंटे यूज़ करना है। फिर उसमें आप देखें कि जो मोबाइल यूज़ है, यहाँ पे आपको मुझे सबको एजुकेट करने की है कि अगर हम ये कहें कि वो मोबाइल यूजिंग के दौरान अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क पढ़ सकता है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मूवी देख सकता है, कोई ड्रामा देख सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकता है, तो वो कितना पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू उस चीज़ के कि वो अपने सब्जेक्ट से हट के और वो पोर्न साइट पे चला जाएगा, वो जो इलीगल साइट्स हैं उनको ओपन करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ से वो कभी भी नहीं कोई अच्छी चीज़ सीख सकेगा। और ज़रूरत इस समय की है कि उन नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप जब ये चीज़ें करते हैं तो ये देखें कि आपके और आपके पेरेंट्स में जो मेन डिफरेंस है, एक तो आपके पेरेंट्स है, दूसरा एक्सपीरियंस का है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। आप उनके एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करें और दुनिया में ये याद रखें कि आपका कोई भी दोस्त आपके पेरेंट्स से अच्छा नहीं हो सकता। आप जब कोई चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप अपने पेरेंट्स से छुपा के कर रहे हैं, तो मीनिंग बाय कि आप गलत कर रहे हैं। आप कोई भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स से दोस्ती करें, बहन भाई में आपस में दोस्ती रखें, उनसे फ्रेंकनेस रखें। जो भी काम आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करें, और आप देखेंगे कि जब आप पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करके कर रहे हैं तो वो आपके साथ उसको वो पार्टिसिपेट भी करेंगे और वो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं स्कूल से मुतल्लिक, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडी के मुतल्लिक, एजुकेशन के मुतल्लिक, वो सारे प्रोग्राम और शेड्यूल आपके पेरेंट्स आपको बना के देंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे, आपके लिए आसानी होगी। आप सोशल मीडिया वहाँ तक यूज़ करें जहाँ तक आपको उसकी ज़रूरत है, और सोशल मीडिया एक फिक्शन है। कभी भी सोशल मीडिया को देख के अपनी रियल लाइफ को उसके मुताबिक एक्लेमटाइज करने की कोशिश ना करें। फिल्म देख के आप उसका हीरो बनने की कोशिश ना करें, फिल्म देख के आप उसकी हीरोइन बनने की कोशिश ना करें, फिल्म देख के विलन बनने की कोशिश ना करें, ड्रामा देख के उसका कोई कैरेक्टर बनने की कोशिश ना करें। अलबत्ता ये ज़रूर करें कि आप उससे एक पॉजिटिव लेसन ज़रूर लें, और वो पॉजिटिव लेसन है कि आप उसमें एक फिल्म में या एक ड्रामा में ये ज़रूर है कि उसमें जो आपको मिलेंगे उसमें कैरेक्टर्स जो उसमें मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। उसमें वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन पे आप जो है ना कंसिडर करें, उनको अपनी लाइफ में लेके आएँ। ट्रू, बिल्कुल ठीक बात की आपने सर। मूविंग ऑन बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और एज एन एडवोकेट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। सोशल मीडिया ऐप से मुतल्लिक ही है। एक सर्टन केस है मिस सलीमा खान के बच्चों का, जिनको गिरफ्तार किया गया है अमूमन 2 साल बाद या मोर देन 2 years। सर, उनके केस में एक और चीज़ भी वाज़ेह हो रही है कि वो कुछ सर्टन सोशल मीडिया ऐप्स या कुछ सर्टन सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, या कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा था जो कि इंडियन वेबसाइट्स या इंडिया के साथ कनेक्टेड था। ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया है, ये एक नेटवर्क है जो कि इस्तेमाल हो रहा था, हम कह सकते हैं कि सर्टन सॉफ्टवेयर्स पर। अब आप देखें कि आज की नौजवान नस्ल की ही बात करते हैं, तो वो जो ये इस्तेमाल कहाँ से कहाँ उन्हें लेके जाया जा रहा है, प्रोपेगेंडास का वो शिकार हो जाते हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं सर्टन एक्टिविटीज़ पे जो कि अगेंस्ट लॉ है और इलीगल भी होती हैं। कुछ कहना चाहेंगे, और इस केस को आप कैसे देखते हैं एज एन एडवोकेट, ये भी मुझे प्लीज़ बताइए। ये जो हमने पहले बात की थी कि सोशल मीडिया की यूज़ के लिए हमें प्रॉपर नहीं दी जा रही, एक तरबियत स्कूल से शुरू होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए और घर में भी होनी चाहिए कि ये आप यूज करें, ये ना यूज करें। अब देखिए इंडिया इंडिया एक ऐसा मुल्क कभी भी हमारी दोस्ती ना हुई है ना हो सकती है, हमारा दुश्मन मुल्क है। और इंडिया आईटी में और सोशल ऐप में हमसे कोई मेरा ख्याल 50 साल आगे है, हम उस हवाले से उनसे। और अगर
वो तो बनाता है या इस तरह किसी को मेंटली साइकोलॉजिकली फोर्स करता है इसको यूज करने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो गलत होगा। इसके लिए फिर एक दफा यही कहूंगा कि जो साइबर एक्ट है वो आपको स्कूल से लागू करना पड़ेगा, उसका सारा नहीं, उसकी रेलेवेंट चीजें, और उसी तरह ही वो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक चलना चाहिए, ताकि आप जब किसी बच्चे को गिरफ्तार कर रहे हैं एटलीस्ट उसको ये जरूर पता हो कि ये जुर्म था, मैंने किया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब वो गिरफ्तार होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि ये जुर्म था, तो ये फलां एक्ट की वायोलेशन है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, नाम तो नहीं ले सकता, कि मेरे पास एक फैमिली आई कि उन्होंने कहा कि हमसे ये फलां बंदे ब्लैकमेल करके तो वो पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों पैसे मांग रहे हैं? वो कहने लगे कि हमारी बच्ची, वो बच्ची ग्रोन ओल्ड थी, मैच्योर थी, शी वाज अ प्रोफेशनल, और एक पढ़ी लिखी बच्ची थी। तो जब मैंने कहा कि उसे बुलाएं, जब उसको बुला के पूछा, वो पेरेंट्स के सामने बताना नहीं चाह रही थी। उसने फिर बताया कि मैं इस बंदे को नहीं जानती थी, ये सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो कॉल करता था, एक दो दफ़ा कॉल की, फिर एक दफ़ा ये कॉल इसने की तो ये बिल्कुल बरहना था, उस पर इसने तस्वीरें ले ली और अब ये तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं इससे ब्लैकमेल हुई भी, कुछ पैसे वगैरह भी इसको देती रही, अब ये कुछ और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब देखें, यहाँ पे उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उस बच्ची की उसमें कोई न्यूड या बरहना पिक्चर नहीं थी, लेकिन वो अपनी बरहना पिक्चर लगा के उसको कह रहा, उसने ब्लैकमेल कर रहा था कि मैंने ये आपके घर वालों को कहना है कि मेरे पास इसकी भी बरहना पिक्चर है, और वो इस बात पे जो है ना ब्लैकमेल हो रही थी। जब मैंने सारा देखा, बच्ची से श्योर कर लिया, तो मैंने उसको कहा, उसके मामू को, बच्ची को कि आप कॉल करें, मैं बात कर दूं स्पीकर ऑन करके। हमने उससे पहले उन्होंने बात की, फिर मैंने बात की, तो मैंने कहा तो जो तेरे पास डाटा है वो मुझे भेज। मैंने उसको अपना नाम बताया, मैंने उसको कहा कि मेरा नाम आप गूगल या किसी भी सोशल मीडिया पे लिखे, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पता चल जाएगा। और अल्लाह का करना ये कि केस की बीमारी उससे जान छूट गई, उसने वो बंद कर दिया। कहना ये चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी अननोन कॉल सोशल मीडिया अननोइंग कॉल ना लें। आप अगर कोई अननोइंग कॉल आप अटेंड करते हैं, देखें आपका फेस उसके पास चला गया। अब ऐसी आप हैं, वो आपके फेस के नीचे कोई भी न्यूड बॉडी लगा के आपको ब्लैकमेल करेगा। इसी तरह और बहुत सी इसकी किस्में हैं जो शायद इतना खुल के मीडिया पे मैं बीइंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकता, लेकिन यही हिदायत कर सकता हूँ तमाम बच्चे बच्चियों से कि वीडियो कॉल तो किसी भी सूरत ना ले। अगर वीडियो कॉल करनी है तो उसकी करें जिसके पास आपका नंबर है, जो आपका रिलेटिव है। इसके अलावा किसी की भी वीडियो कॉल ना ले। अगर वीडियो कॉल तो आप फंस जाएंगे। जहां तक आपने इन बच्चों की बात की है, तो मेरे ख्याल में कि इन पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो अभी कहा जा रहा है, मुझे वो FIR का नहीं अभी मैंने पढ़ी कि इनको कुछ कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में पकड़ा गया, कुछ कह रहे हैं जो अभी आपने बताया कि इनको जो है ना कोई ऐप्स ये डेवलप की हुई थी इंडिया ने, तो उसके साथ में थे। अब ऐप को फॉलो करना शायद जुर्म नहीं है, उस ऐप के कंटेंट्स क्या थे ये अहम चीज है। इससे पता चलेगा कि साइबर क्राइम का कौन सा जुर्म इन्होंने किया है। कंटेंट्स की आपने बात की, मैं इस पर एक और आपसे क्वेश्चन चाहती हूँ, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। कंटेंट के हवाले से ऑब्वियसली अवेयरनेस तो है ही नहीं, सोशल मीडिया की कोई पॉलिसीज तो है ही नहीं। पीरा एक एक्ट बना है और उससे पहले बहुत कुछ ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है सोशल मीडिया पे, विच यू कांट हेल्प अरेज इवन। तो आप देखिए इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स या जो भी हैं सोशल मीडिया यूजर्स, सिंपल मैं अगर इनको एक टर्म में सबको इकट्ठा करती हूँ, उन पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए? आपको लगता है कि पॉलिसीज हो कि वो जो कंटेंट बनाते हैं किस नौइयत का कंटेंट है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो किस तरह से पाकिस्तान की इमेज को डेंट करता है या उनकी अपनी फैमिली या इर्द गिर्द के लोगों को या किसी की इमेज को डेंट करता है या हर्ट करता है, या चॉइस ऑफ वर्ड्स किस तरह के होने चाहिए, या हेट स्पीच कंटेंट, किसी के सेंटिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। स्पेशली यूट्यूबर्स में डकी भाई की अगर बात करते हैं या किसी और यूट्यूबर की बात कर लेते हैं, डकी भाई के अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट है, पतलू है और इसके अलावा भी हैं जिनके शायद मैं नाम नहीं ले रही अभी। ये इन सब का जो कंटेंट है, इसके हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज जो है सोशल मीडिया पर आ रही हैं, और इवन कि पुलिस भी जो है या कानून भी है इनसे तफ्तीश कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत ही रेलेवेंट है और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मसाइल में से एक अहम मसला है जो आपने अभी मेंशन किया है। जिन लोगों का आपने नाम लिया, जिनका नहीं नाम लिया, उसमें सभी में हमारे यहाँ थोड़ी जो साइबर क्राइम्स की जितनी लेजिस्लेशन हुई जो है ना वो इनसफिशिएंट है, और उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हैं।
और उसका एडवांटेज ये है कि पुलिस जिसको छोड़ना चाहती है उसको छोड़ देती है, जिसको पकड़ना चाहती है उसको फिक्स कर देती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। साइबर क्राइम की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, बड़ी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट है जिसमें अब जिसके बगैर दुनिया आगे नहीं बढ़ पा रही। अब आप किसी क्राइम को डिटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपकी सबसे जो होता है किसी भी चीज़ को, आप उसका मोबाइल फ़ोन देखते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन देख के आप वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि मैंने इसको मैंने समझा था कि पुलिस ने इसको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ लेके चलना है। और अगर हम उसको नहीं कर पाते मोबाइल फ़ोन से ट्रेस, तो वो ट्रेस होता ही नहीं है। और जो पॉलिसी है हमारी वो वेग है, और हमारा जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमारे पास अभी इसमें बहुत ज़्यादा रूम है, और जो मॉडर्न एरा के दी हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड का लॉ है, जैसे यूके का लॉ है, जैसे यूएसए का है, ऐसे गाइडेंस लेके तो फिर आगे चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड में नया कानून पास हुआ है कि 1 माह पहले, कि उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि 15 साल का बच्चा जो है मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करेगा 15 साल तक, और अगर वो यूज़ करेगा उसकी सर्टेन कंडीशंस दी हैं उन्होंने, उसके अलावा वो नहीं कर सकता। उसमें एक है कि वो टीचर के पास बैठ के कर सकता है, दूसरा पेरेंट्स के पास बैठ के, लेकिन उसको वो कैरी नहीं करेगा। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है कि जहाँ जो हमसे कोई कई सौ साल आगे है, तो उन्होंने ये लेजिस्लेशन किया है। हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेशन नहीं है। हमारे यहाँ बेरार अभी एग्जैक्टली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे लेजिस्लेशन करें, और सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं करें, उस लेजिस्लेशन को आप सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों रसायल में दें कि ये जुर्म है, ये ना करें। मैं आपको और कुछ डाटा शेयर करूं बच्चों के हवाले से, आप सुन के हैरान हो जाएंगी प्लीज, कि पाकिस्तान में 97% बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं। जस्ट इमेजिन 97%। हमारे यहाँ बहुत सारी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे है, कि जिनकी आमदनी लेस देन $1 है, उनके पास भी मोबाइल रखा हुआ है एज ए नेसेसिटी। और बाकी जो दुनिया है उनका बिल्कुल डिफरेंट है, उन पे एवरेज बड़ी थोड़ी है। वो जो जिनमें डेवलप्ड ममालिकी है उनकी 62-63% है जो डेवलप्ड है। और इसमें अगर इजाज़त दें तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो 5 से 7 साल तक की एज की हैं, 10 साल की तक 25% है। इसी तरह अगर हम जर्मनी में चले जाएं तो वहाँ पे जो है वो तकरीबन जो है ना 61% है। इसी तरह अगर हम यूरोप में देखते हैं जिसमें 11 से 12 साल के बच्चे और 12 से 14 साल के बच्चे तक, तो वहाँ पे 72% है। ये बड़ी हाई है। यूरोप के चंद एक ममालिक जिनकी ज़्यादा है उनकी बता रहा हूँ। फिर अगर आप चले जाएं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो 7 से 12 साल की है वो 58% है। और अब जो लेजिस्लेशन हो गई है तो ये वहाँ पे 0 हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। और जो इससे बाद आगे एज बढ़ती जाएगी, मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। और एक और बात ये है कि इन तमाम ममालिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ के सिलेबस में ये सोशल मीडिया पढ़ाया जाता है। वहाँ पे हमारी तरह नहीं है कि खुद ही सीख लेंगे, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और अब वक्त आ गया है कि अगर हम आज के दौर में इस सोशल मीडिया को अगर हमने सीधी डायरेक्शन पे लेके आना है अपनी आने वाली नस्लों को, तो हमें अभी इस पे लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन के साथ बच्चों को टीच करना भी ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी। और डायरेक्ट सोशल मीडिया जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप जिस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम में रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट इस लॉ पे बात करें, ये सोशल मीडिया पे बात करें, ताकि आने वाले वक्त में आप इनसे जान छुड़वा सकें और आपका जो जराइम का गढ़ बनता जा रहा है उससे आप कुछ थोड़ा कम हो जाएंगे, उससे आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप उसको इस तरीके से नहीं डील करते तो मेरे ख्याल में हम तो आने वाले वक्त में मजीद इसमें फंसते जाएंगे।
मिस्टर सलमान अकरम राजा जी। जो कि पीटीआई मेंबर है, उन्होंने रिजाइन किया है पीटीआई की जमात से। उनका ये मौक़िफ़ है कि बतौर एडवोकेट अगर वो अपने पीटीआई मेंबर्स, पीटीआई भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए अगर नहीं लड़ सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो इट्स टोटली फ्यूटाइल टू बी पार्ट ऑफ द पार्टी। उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, ये मौका दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना उसका हल नहीं है। उसमें जैसे आपने शुरू में आपने खुद कहा कि हम में अदम बर्दाश्त का मादा बढ़ता जा रहा है। सलमान अकबर राजा साहब इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, ही इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, और उनकी मेहनत पे कोई दो राय नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट आदमी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने रिज़ाइन किया है तो इसकी कुछ और रीजंस होंगी। सिंपली ये कि मैं उनके लिए रिलीफ नहीं ले सका तो मैं करता हूँ, ये मेरा नहीं ख्याल के हो वो। और अगर ऐसा है तो उनको बड़े दिल का, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरे ख्याल में रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। रही बात के वकील के केस विन करने की रेशियो या ना, वो कोई भी वकील जो है ना 100% केस आज तक नहीं मैंने विन करता देखा। मुझे 21 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो जहाँ पे डिस्क्रिशनरी रिलीफ है तो वो सारे का सारा फेस वैल्यू पे है। अगर आपकी जज साहब से अच्छी हेलो हाय है तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ आपको अच्छा देंगे। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने प्रॉपर तरीके से एहतराम के साथ, एटिकेट्स मैनरिज्म के साथ पेश हुए हैं, तो आपको स्टे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह जो सज़ाओं की सस्पेंशन का मामला है वो भी जो टोटली डिस्क्रिशनरी है। और अगर जज साहब देखते हैं कि इसने तैयारी अच्छी की हुई है, इसने अच्छे तरीके से केस रिप्रेजेंट किया है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसके वो फेस को पसंद करते हैं, तो फिर वो सर्टनली वो सजा को सस्पेंड कर देते हैं। अगर वो फेस को पसंद नहीं करते, वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, उसका पैमाना ही आपने वो डिस्क्रिशन रखा हुआ है, तो उसको आप किसी लीगल पैराडाइम, किसी लीगल प्रिंसिपल, किसी वेस्टेड प्रिंसिपल पे रख के उसको परख नहीं सकते। वो जज साहब ये कह सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन मुनासिब नहीं थी, इसने केस लाने की बताया, मुझे तैयारी करके नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि केस वकील का काम है मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना अपने मोकल के लिए, और यही उसकी ज़िंदगी का जो है मेरे ख्याल में सिदरातुल मुंतहा होगी और यही होनी चाहिए। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जेन्युइन रीज़न नहीं लगता, कुड बी एनी अदर थिंग अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सच स्टेटमेंट जो कि मिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से आ रही है। क्योंकि अगर तो यही रीज़न होता सिंपल एंड स्ट्रेट तो वो इसको पेशेंटली भी डील कर सकते थे या एमिकेबली। एनीवे, थैंक यू सर फॉर योर ओपिनियन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और मुझे यकीन है कि आपने इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा। बहुत सी बातें जो आपने आज से पहले नहीं सुनी, बुशरा खान लाइव प्रोग्राम के ज़रिए आपने सुनी और आपने जानी होगी, और आप ज़रूर इसको आगे भी फैलाएंगे क्योंकि हमारा काम है यहाँ पर कवर करना वो तमाम बातें जो आज से पहले आपने कहीं सुनी नहीं। हमारे ख़ास मेहमान जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया था वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर सफ्तर शाहीन पीरज़ादा। इनसे दोबारा मुलाकात होगी और इसके लिए आपने इंतज़ार करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। See you guys next time. Allah Hafiz.